ठीक है, तो आज अपन को यहाँ से करना है ना। पर अपन ने ये सब पढ़ लिया था, चीफ्टन और उनके फोर्टिफिकेशन के बारे में। आज हम ये पढ़ेंगे। द मंगोल्स अंडर द मंगोल्स अंडर गेनहिस खान invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. का मतलब होता है आक्रमण करना इस किसी पे, ठीक है, इन्वेड करना। और इसका लिखो एक बार यहाँ से, सॉरी, ऑनस्लॉट का। स्लॉट मतलब और स्ट्रॉन्ग अटैक, उग्र आक्रमण, तीखा विरोध या प्रचंड अभियान। एन ऑनस्लॉट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। ऑनस्लॉट मीन्स अ वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक, किसी पे अटैक करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर वायलेंट। लिख लो इसको एक बार। ऑनस्लॉट मीन्स अ वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, मतलब जैसे मारपीट का जो तरीका होता है, एक तरह से तोड़ फोड़ करना, ऐसा। तो इस तरह का अटैक करना, स्ट्रॉन्ग अटैक करना। मंगोल्स अंडर गेनिस खान, तो जो ये गेनिस खान था, देखो, द मंगोल्स अंडर Genghis Khan invaded ट्रांसोजियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। तो जो मंगोल्स थे, जब गंजेस खान का वो था वहां पे, चंगेज खान ये हिंदी में है, ठीक है, बट इंग्लिश में यहाँ पे इसको क्या था, गंजीस खान ही बोलते हैं इसको हिंदी में। तो मंगोल्स जब इस गंजीस खान के अंडर में, मंगोल्स ने इन्वेड किया, आक्रमण किया। इन्वेड करना मीन्स आक्रमण करना। इन्होंने इन्वेजन किया मतलब आक्रमण किया इस जगह पे, ट्रांसोशियाना पे। ये कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट ईरान के, ईरान के अंदर है ये जगह। यहाँ पे गंजेज खान जब ये था, तो इसके अंडर में इन्होंने अटैक किया मंगोल्स ने 1219 में। एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। ऑनस्लॉट मतलब होता है अटैक करना, स्ट्रॉन्ग अटैक करना किसी के ऊपर। और जो दिल्ली सल्तनत थी, इसने क्या किया? फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी मतलब अटैक किया गया। पहले मंगोल्स ने कहाँ पे अटैक किया? गंजीस खान के उसमें। कहाँ अटैक किया? पहले इसने अटैक किया ईरान पे, ईरान पे अटैक किया इन लोगों ने, और फिर उसके बाद दिल्ली पे भी अटैक किया था। दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। ईरान के बाद फिर इन लोगों ने, मंगोल्स ने दिल्ली पे भी अटैक कर दिया। ऑनस्लॉट मतलब किसी पे स्ट्रॉन्ग अटैक करना, तो दिल्ली सल्तनत पे भी अटैक किया इसने, फेस किया मतलब दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर, मतलब दिल्ली सल्तनत ने भी फेस किया इनका अटैक इसके बाद, ईरान के अटैक के बाद। Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. तो मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज्ड किस टाइम? मतलब ये जो अटैक्स थे ये इंक्रीज्ड हुए, जो मंगोल्स जो अटैक कर रहे थे ये किस टाइम बढ़े, किस टाइम इंक्रीज्ड हुए? इसके शासन में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में और मोहम्मद तुगलक के रूल, इन दोनों के रूल में ये इन जो मंगोल्स ने इन पे अटैक किए वो इंक्रीज हुए, बढ़े। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative channel.
तो क्या हुआ, दिस फोर्स द टू रूलर्स, इस वजह से जो ये दोनों रूलर्स थे, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, ये जो दोनों रूलर थे, ये जो दोनों शासक थे, इनको मोबिलाइज होना पड़ा। मोबिलाइज होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ा अपनी आर्मी को, मतलब इनको एक तरह से फोर्सफुली। दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। दिल्ली की जो इनकी आर्मी थी को इन्हें मोबिलाइज करना पड़ा, मतलब ले जाना पड़ा, विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल। लेट अस सी हाउ द सुल्तान डेल्ट विद दिस। अब हम नीचे ये देखेंगे कि इन दोनों सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने, इस चीज के साथ कैसे डील करी। जो मंगोल्स ने इन पे अटैक किया ना, मंगोल्स ने पहले तो इस पे ईरान पे अटैक किया, फिर दिल्ली पे अटैक किया, तो इन्होंने क्या किया, मतलब दिल्ली से अपनी आर्मी को मूव कराया इन्होंने, विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था इनके लिए। तो अब देखते हैं इन लोगों ने किस तरह से डील की, सुल्तानों ने। गैंगीज खान ने मतलब इन दोनों सुल्तानों को एक तरह से अटैक कर दिया इनके ऊपर। ये देखो, हम ये पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299, 1300 एंड 1302, 1303। दिल्ली पे मतलब दो बार अटैक हुए, एक तो 1299, 1300 इसके बीच में, और एक 1302 से 1303, मतलब इस टाइम में। एज अ डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो डिफेंसिव मेजर, डिफेंसिव मतलब अपने डिफेंड में उसने क्या करा, डिफेंड में उसने रेज्ड अ लार्ज, रेज करना मतलब बढ़ाना, एक तरह से उसने अपनी बहुत बड़ी आर्मी मतलब खड़ी कर दी डिफेंस में, अपने डिफेंस में उसने बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी कर ली। फिर यहाँ क्या हुआ, चलो पहले अलाउद्दीन का ही पढ़ लेते हैं पूरा। Alauddin constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. See map 1। अलाउद्दीन ने एक नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट किया और उस टाउन का नाम इसने रखा सीरी। अपने सोल्जर्स के लिए इसने गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट करवाया, कंस्ट्रक्ट करवाना मतलब बनवाया। सी मैप 1, मैप 1 में ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे अपन ने देखा भी था सीरी जो इसका गैरिसन टाउन था। ये ऊपर था ना मैप 1, ये मैप 3 है। मैप ये रास्ते, ये गैरिसन टाउन किसने बनवाया था, ये इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये गैरिसन टाउन अपने सोल्जर्स के लिए। इसका नाम इसने सीरी रखा था, ये रहा मैप 1 में दिखा रखे। आगे बढ़ते हैं। सोल्जर्स हैड टू बी फेड, फेड मतलब फीड, फेड, फेड, ठीक है, फीड ही की फॉर्म होती है फेड। फीड मतलब किसी को खिलाना, ठीक है, किसी को खाना। feed, fed. So the soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from lands, the Ganga and। तो जो सोल्जर्स थे उनको खाना पीना भी मिलता था, जो गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट करवाया था वहां पे उन सोल्जर्स को खाना भी दिया जाता था। तो दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस, ये कैसे होता था, मतलब ये खाना कहाँ से आता था, ये खाना, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन गंगा, गंगा और यमुना के बीच में जो जमीनें थी वहां से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो वही टैक्स मतलब सोल्जर्स को खाने के जो भी मतलब फसल होती, तो वही सोल्जर्स को खाने के लिए काम में आ जाता था। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। यील्ड मतलब जो पीजेंट मतलब फार्मर, फार्मर का जो उत्पादन होता है, यील्ड मतलब किसी चीज का प्रोड्यूस होना, मतलब प्रोडक्शन एक तरह से। तो जो फार्मर है उसका जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन होगा, जो भी प्रोड्यूस करेगा वो अपने फील्ड के अंदर, उसका 50% फिक्स था, 50% उसको टैक्स देना है।
जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसका 50% देना है, तो वो 50% से फिर ये सोल्जर्स, मतलब सोल्जर्स के लिए हो जाता था खाने पीने का इंतजाम। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, सोल्जर्स को भी पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे सोल्जर्स को भी। अलाउद्दीन चोज, अब ये देखो चोज, यहाँ पे चूज, चोज, चोजन, तो CHOOSE वो तो होता है चूज मतलब चुनना, चूज मतलब चुनना, ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म है चोज। क्या बोल रहे हो सौरभ? मैम उसकी फर्स्ट फॉर्म है चूज। हाँ यस, फर्स्ट फॉर्म है चूज, सेकंड फॉर्म है चोज, और थर्ड फॉर्म क्या है, चोजन। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो पेड है ना, पेड मतलब इसमें इंग्लिश भी साथ साथ में क्लियर होती जाती है। तो देखो यहाँ पे पेड, पे है ना, पे, PAY, पे होता है फर्स्ट फॉर्म, पे मतलब किसी को पैसे देना, पैसे चुकाना, PAY, पे, पेड, पेड। तो मैं तुमको बताती जा रही हूँ ताकि वो चीज भी स्ट्रांग हो जाए इंग्लिश में भी, verbs वाली चीज। The soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers salary in cash rather than इक्ताज। तो जो सोल्जर्स हैं उनको मतलब पे करना पड़ता था, उनको पैसे भी देने पड़ते थे, खाना तो मिलता ही था उनको यहाँ से, और सोल्जर्स को पैसे भी देने पड़ते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी कैसे पैसे देता था उनको? अलाउद्दीन chose to pay his soldiers salaries, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सोल्जर्स को सैलरी पे करता था कैश के अंदर देता था, रेदर देन इक्ताज। इक्ताज मतलब लैंड नहीं देता था, जैसे वो इक्ताज देता था ना उनको, जो गवर्नर्स होते थे और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे उनको वो इक्ताज देता था। इक्ताज मतलब लैंड देता था वो, इक्ताज लैंड होती है, ठीक है। तो इस इनको सोल्जर्स को वो लैंड नहीं देता था, सोल्जर्स को वो कैश ही देता था सैलरी के अंदर। तो अलाउद्दीन चोज टू पे मतलब उसने चुना, कैसे पे करेगा वो, his soldiers salaries in cash rather than iktas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi. एंड इट वाज, सोल्जर्स अपने जो सप्लाईज होती थी वो कहाँ से बाय करते थे, जो भी मतलब उनको चाहिए होती थी चीजें, वो मर्चेंट जो व्यापारी होते हैं ना, जो सेल करते हैं और बाय करते हैं चीजों को, मर्चेंट से ये लोग अपनी सप्लाईज खरीदते थे। जो सोल्जर्स होते थे वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो व्यापारी थे उनसे अपने सप्लाईज जो भी सोल्जर्स को चाहिए होता था वो खरीद लेते थे। एंड इट वाज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस टू स्टॉप दिस। अलाउद्दीन, तो क्या था, कहा इट वाज दस फियर्ड दैट मर्चेंट वुड रेज देयर प्राइसेस, तो मर्चेंट क्या है, अपनी प्राइस बढ़ा भी तो सकते हैं कि इतने सारे सोल्जर्स हमसे खरीद रहे हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली, मतलब कि मर्चेंट अपनी प्राइसेस बढ़ा ना दे, रेज ना कर दे, तो अलाउद्दीन ने क्या करा, इस पे कंट्रोल कर दिया प्राइसेस पे, जो गुड्स की जो प्राइस है मतलब वो इससे ज्यादा नहीं आप बेच सकते हो इस सामान को, इस तरह से इसने कंट्रोल कर दिया उनपे। अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइजेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर इसने गुड्स की प्राइसेस को कंट्रोल कर दिया। प्राइजेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स थे वो सर्वे करते रहते थे कि प्राइजेस को ये मर्चेंट जो है बढ़ा तो नहीं रहे, कहीं ज्यादा में तो नहीं बेच रहे, जो अलाउद्दीन ने बताया है उसी उसी दायरे में रह के तो ये लोग बेच रहे हैं ना सब कुछ, तो वो सर्वे करते थे ऑफिसर्स जो होते थे। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड, और उन मर्चेंट्स को पनिश किया जाता था जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स पे उनको सामान को नहीं बेच रहे, मतलब जो रेट्स उनको बताई हैं उसमें अगर वो नहीं बेचते तो उनको पनिश भी किया जाता था, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है, चलो पूरा वापस से बता देती हूँ फटाफट, पूरे का मीनिंग बता देती हूँ अब एक साथ। The soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers salary in cash rather than iktas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi. It was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled the price of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed. मैम हाँ जो वो लिमिट वो लगाते थे ना, कंट्रोल लगाते थे कि है ना इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे हम, हाँ हाँ, वो खुद के लिए लगाते थे या सबके लिए? नहीं वो सोल्जर्स के लिए सिर्फ, जैसे सोल्जर्स कुछ भी सामान खरीदते हैं अपनी गन वन या फिर कोई भी
कोई अदर सप्लाई खरीदते हैं सोल्जर्स के लिए अलाउद्दीन ने कर रखा था कि सोल्जर्स को इन्हीं प्राइस पे देना है जो भी आप दोगे ना। जैसे अगर मर्चेंट सोल्जर को अगर महंगा बेचेगा सपोज कोई भी चीज, तो सोल्जर तो अलाउद्दीन को फिर बोलेंगे हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी तो ऐसे ही खर्च हो जाती है, मतलब ये वेपन्स खरीदने में खर्च हो जाती है हमारी सैलरी, तो हमारी सैलरी को बढ़ाओ। तो फिर वो अलाउद्दीन को वो करेंगे ना। तो इसलिए अलाउद्दीन ने क्या सोचा, जो मर्चेंट हैं इनको ही मैं कह देता हूँ कि मतलब इन्हीं को इसने सस्ते कंट्रोल कर दिया, हाँ, कि गुड्स की जो प्राइस है, सामान की जो प्राइस है वो इस इतने में ही बेच, लिमिट। इससे ज्यादा में नहीं बेचनी इनको सोल्जर्स के लिए। बाकियों के लिए नहीं किया इसने, सिर्फ सोल्जर्स के लिए किया है। यहाँ पे लिखा है ना, सोल्जर्स के लिए इसने किया है। देखो यहाँ पे लिखा कि जो सोल्जर्स थे, द सोल्जर वुड बाय, बाय मतलब खरीदना, सोल्जर बाय करते थे अपनी सप्लाईज मर्चेंट से, दिल्ली में जो मर्चेंट है, व्यापारी हैं, उनसे खरीदते थे अपनी सप्लाईज। तो इट वाज दस फियर्ड दैट मर्चेंट वुड रेज देयर प्राइस, रेज मतलब बढ़ा देना होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना, रेज करना। तो वो अपनी प्राइजेस को रेज कर सकते हैं, मतलब ये एक डर था ना कि मर्चेंट अपनी प्राइस बढ़ा भी तो सकता है सामान की। तो टू स्टॉप दिस, इसको स्टॉप करने के लिए अलाउद्दीन ने कंट्रोल कर दिया गुड्स की प्राइजेस पे। अभी जैसे यहाँ अपने कंट्री के अंदर भी जैसे टमाटर प्याज जो भी बेचते हैं, तो जो ग्रोसरी का जो अपना सामान होता है, प्याज टमाटर, ठीक है, भी जो वेजिटेबल अपन खरीदते हैं, तो अपने मनचाही रेट पे भी तो बेच सकते हैं ना ये लोग। लेकिन गवर्नमेंट ने एक तरह से कंट्रोल कर रखा है कि भाई ये खाने पीने की चीजें इतनी ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, बहुत मतलब एक लिमिट होती है पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से इसने भी कंट्रोल कर दिया था, और जो मानता नहीं था उसको पनिशमेंट मिलता था। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेट करना मतलब किसी को मैनेज करना, किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को, या कोई जमीन है उस पे जो लोग रह रहे हैं सब, उनको सबको मैनेज करना, कंट्रोल करना, उस वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाता है सारा। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे, मतलब इसका जो शासन करने का जो तरीका था, कंट्रोल और मैनेज करने का तरीका था, वो सक्सेसफुल था, मतलब। And chroniclers praised his reign for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. और जो क्रॉनिकलर थे, क्रॉनिकलर मतलब जो लिखते थे, जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, जो भी इवेंट्स घटनाएं हो रही है उनके बारे में जो लिखते थे, वो उसको प्रेज करते थे अलाउद्दीन को। प्रेज करना मतलब किसी की तारीफ करना। तो क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रेन, उस क्रॉनिकलर थे वो प्रेज करते थे उसके शासन को, कि इसके शासन में, अलाउद्दीन के रेन में, शासन में जो चीजों की प्राइस है बहुत ही चीप है। रेन फॉर इट्स चीप प्राइसेस, सस्ती है, चीप मतलब सस्ती। तो सस्ते प्राइसेस के लिए इसको वो प्रेस करते थे, प्रशंसा देते थे, कि क्रॉनिकलर प्रशंसा करते थे इसकी, कि मतलब इसके अलावा का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, इसके राज्य में तो मतलब जब इसका राज है तो प्राइसेस चीप है सामानों की। एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स, और गुड्स की भी सप्लाई मतलब एफिशिएंटली, मतलब जो गुड्स चाहिए वो सब मिल रहे हैं, उनकी सप्लाई भी अच्छे से हो रही है मार्केट के अंदर। He successfully withstood the threat of Mongol invasion. तो मतलब ये successfully withstood है, withstood मतलब एक तरह से मंगोल का जो इन्वेजन हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए मतलब ये एक तरह से खड़ा हुआ है सक्सेसफुली, मतलब उनको फेस कर रहा है, ये कहना चाहते हैं। He successfully withstood the threat मतलब ये थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन, मंगोल इन्वेजन की जो थ्रेट है, जो मतलब एक तरह से वो चल रहा है मंगोल इन्वेजन का, अटैक कर रहे हैं ना ये लोग, तो उसके लिए ये सक्सेसफुल है, मतलब ये विदस्टूड का एक लिख भी लो, विद स्टैंड होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसको हम विदस्टूड बोल देते हैं। विद स्टैंड होना मतलब कोई भी डिफिकल्टी को एक तरह से मतलब लेना। To be strong enough not to break, give up, be damaged, etc. सहन या बर्दाश्त कर सकना, वो मतलब वो सहन कर पा रहा था, मतलब एक तरह से वो उनके आगे टिका हुआ, खड़ा हुआ था, मतलब वो उनके आगे, मंगोल्स के आगे। These animals can withstand very high temperature, जैसे कि ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी मतलब ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, जी मतलब पाते सहन हैं। कर सकते हैं, हाँ जी बात है। तो किसी सहन करना या बर्दाश्त कर सकना। टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू बी ब्रेक, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ब्रेक नहीं हो रहा, वो गिव अप भी नहीं कर रहा। गिव अप करना मतलब छोड़ देना, त्याग देना, कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये, तो वो गिव हार अप भी, मान जाना।
ब्रेक भी नहीं हो रहा है, गिव अप भी नहीं कर रहा, डैमेज भी नहीं हो रहा, विद स्टैंड मतलब खड़ा हुआ है तरह से। एंड तो ये ही सक्सेसफुली विद स्टूड, विद स्टैंड तो फर्स्ट होता है, देखो इसमें भी लिखा है यहाँ, विद स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, विद स्टूड सेकंड और विद स्टूड थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ से ये भी क्लियर करते जाएगा को भी। तो ही सक्सेसफुली विद स्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन, तो मंगोल का जो इन्वेजन था, जो आक्रमण था, उसको वो सक्सेसफुली विद स्टूड कर पा रहा था, उनकी जो थ्रेट थी। तो इसको अपन ने पढ़ लिया आगे। अब मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का ये आ सकता है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, और मतलब इजी भी है, ऐसा कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब मोहम्मद तुगलक के शासन में क्या होता था, मोहम्मद तुगलक कैसे करता था। द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन। अब दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया गया मंगोल्स के द्वारा, जो मंगोल की आर्मी थी, इन्होंने अटैक किया जब मोहम्मद तुगलक का राज था, उस टाइम भी अटैक किया इन्होंने। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, मंगोल की आर्मी को हरा दिया गया, जो मोहम्मद तुगलक था इसने इनको हरा दिया। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोशियाना। तो जो मोहम्मद तुगलक था वो कॉन्फिडेंट था अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, आर्मी की जो स्ट्रेंथ मतलब बल होता है किसी का, स्ट्रेंथ मतलब ताकत किसी की, ठीक है। तो उसकी आर्मी की जो ताकत थी वो उसको, उस पर कॉन्फिडेंस था मोहम्मद तुगलक, वो बहुत कॉन्फिडेंट था अपने अबाउट, मतलब इसके बारे में, अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ के बारे में, आर्मी की ताकत की, कि मेरी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। और उसके जो रिसोर्सेस थे, मतलब जो भी उसके पास तोप और ये सब जो चीजें यूज होती थी युद्ध में, जो भी रिसोर्सेस थे, टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोजियाना, तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए इसके पास रिसोर्सेज भी थे और आर्मीज भी थी। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो इसने रेस करी, रेस करना मतलब एक तरह से बढ़ाना, तो इसने एक बहुत ही बड़ी आर्मी, लार्ज बहुत ही बड़ी आर्मी इसने खड़ी कर दी। फिर क्या हुआ, रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, जैसे इसने तो नया गैरिसन टाउन बनवाया था ना अपने सोल्जर्स के लिए, इसने नहीं बनवाया। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली, दिल्ली आई कुन्हा, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there। तो क्या हुआ, जो मतलब नया गैरिसन टाउन बनाने की बजाय, रैदर का अपन ऐसे यूज करते हैं कि ये बनाने की बजाय, तो हम रैदर बोलते हैं कि रैदर देन कंस्ट्रक्टिंग, यहाँ से भी दिखा देती हूँ, देखो। किसी हद तक काफी यूज टू इंडिकेट वंस प्रेफरेंस इन अ पर्टिकुलर मैटर। ये देखो, किसी की प्रेफरेंस बताने के लिए, यूज टू इंडिकेट वंस प्रेफरेंस इन पर्टिकुलर मैटर, मतलब ये करने के बजाय वो किया, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं इसको। इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय, ये लिखा ना इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड का दिखा देती हूँ यहाँ से। देखो रैदर में ये पॉइंट है, हम इसको इंस्टेड ऑफ भी कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब, और ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब वही हो गया कि ये बनाने की बजाय, केस ऑफ समबडी समथिंग, मतलब उसकी बजाय, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, सही है। तो रैदर का हम यूज कर सकते हैं कि रैदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, मतलब नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट करने की बजाय उसने क्या किया, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली, जो ओल्डेस्ट गैरिसन टाउन था उसी को खाली करवा दिया, उसमें जो रेजिडेंट्स थे, रेजिडेंट्स जो वहां पे रहते हैं, जो रेजिडेंट थे, उनको मतलब खाली करवा दिया, सबको, रहने वाले जो लोग थे ना, उनको सबको एम्पटीड मतलब खाली करवा देना, एम्पटी करवा देना किसी जगह को, तो खाली करवा दिया। एंड द सोल्जर्स गैरिसनड देयर, और सोल्जर्स को मतलब वहां पे सोल्जर्स को इसने रख लिया। द रेजिडेंट old city were sent to the new capital of दौलत
दौलताबाद इन द साउथ। तो जो रेजिडेंट्स थे उनको कहाँ भेज दिया गया, ओल्ड सिटी के जो रेजिडेंट थे, जो निवासी थे, उनको कहाँ भेज दिया गया, न्यू कैपिटल में भेज दिया गया, यहाँ पे दौलताबाद के अंदर साउथ में, दौलताबाद में साउथ में इनको भेज दिया। फिर प्रोड्यूस, सोल्जर्स तो वही थे गैरिसन टाउन में, ओल्ड सिटी दिल्ली के अंदर ही। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। आर्मी को खिलाने के लिए जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी चीजें उत्पन्न होती थी खेतों के अंदर, फील्ड्स के अंदर प्रोड्यूस होती थी, वो आर्मी को मतलब काम में ले लेते थे, वो टैक्स के रूप में ले लेते थे लोगों से और आर्मी को खिलाते थे। बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ maintaining large number of soldiers, Khan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. तो क्या था, to meet the expenses of maintaining such इतनी बड़ी आर्मी, such large number of soldier, इतने मतलब इतने सारे soldiers को maintain करने के लिए, तो उनके जो expenses होते थे, जो उनके खर्च होते थे, उन खर्चों को मतलब सबको मीट करवाने के लिए, खर्चे सारे मतलब कंप्लीट करवाने के लिए क्या करता था उसने, एडिशनल टैक्स भी लिए, एडिशनल टैक्स भी लेता था। उस टैक्स से नहीं वो हो पाता था आर्मी को, क्योंकि उतनी बड़ी आर्मी थी। तो और भी आर्मी के जो एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चे, और भी खर्चे, खर्चे क्या, आर्मी को जैसे हथियार, तोप, ये सब चाहिए होती है ना, काफी चीजें, तो और भी, तो उसके लिए ये एडिशनल टैक्स लेता था। दिस को इंसाइटेड विद फेमाइन इन द एरिया। इसको भी लिख लो एक बार, फेमाइन का लिख। फेमाइन मतलब अकाल, a lack of food over a long period of time in a large area that can cause the death of many people. किसी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कमी से होने वाली मौतें, अकाल। There is a severe famine in many parts of Africa. famine मतलब अकाल पड़ जाना, मतलब lack of food over a long period of time, बहुत लंबे समय तक फूड की कमी हो जाना in a large area, तो इससे लोगों की मौत हो जाना। तो कहाँ थे, दिस कोइंसाइडेड विद फैमिन इन द एरिया। तो इस एरिया के अंदर क्या आ गया, मतलब एक तरह से अकाल पड़ गया, इतना टैक्स बढ़ा दिया। जैसे 50% तो लेते थे ये लोग टैक्स के रूप में, और 50% से भी ज्यादा फिर एडिशनल टैक्स और ले लेंगे, तो अकाल पड़ जाएगा ना, फिर लोग क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे लोग फिर। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज। मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज ही देता था। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। मतलब इसने प्राइजेस को कंट्रोल नहीं किया, जैसे यहाँ पे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइजेस को कंट्रोल कर लिया था ना, मर्चेंट्स को बोला था कि तुम इन्हीं प्राइस पे, मतलब इससे ज्यादा प्राइस पे ये चीज नहीं बेच सकते हो, कंट्रोल कर लिया था इसने प्राइजेस पे। इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्या किया, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस, प्राइजेस को कंट्रोल करने की बजाय इसने क्या किया, ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। इसने एक टोकन करेंसी का यूज करा, मतलब एक टोकन का यूज करा। जैसे अपन पिज्जा विज्जा खाने जाते हैं ना बाहर, तो टोकन मिलता है अपन को, अपन पैसे दे देते हैं जो बिल काउंटर पे, वो अपन को टोकन दे देता है, फिर अपन उस टोकन से खरीद लेते हैं अपना खाने पीने का सामान। तो इस तरीके से इसने टोकन करेंसी यूज करी। इसमें क्या किया इसने, ही यूज्ड अ टोकन करेंसी समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। अपने जो प्रेजेंट डे में जो अपने पैसे होते हैं, मतलब जो पेपर करेंसी है अपनी, ऐसे ही समझ लो, पहले टोकन टोकन इसने यूज किए, टोकन्स, ठीक है। अभी अपन पेपर के रूप में पैसे यूज करते हैं ना, रुपए यूज करते हैं, 100 का नोट नोट या फिर 500 का नोट, ऐसे। समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, प्रेजेंट में जो अपन पेपर करेंसी यूज करते हैं उसके जैसा ही है कुछ, ये भी ये कहना चाह रहे हैं टोकन करेंसी। बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल, लेकिन ये जो टोकन है मतलब चीप मेटल से बना हुआ है, सस्ते मेटल से, नॉट गोल्ड, गोल्ड के नहीं बने होते थे ये, एंड सिल्वर, ना ही सिल्वर के बने होते थे। पीपल मतलब चीप सस्ते मेटल से बनाते थे टोकन्स को। पीपल इन द 14th century डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स।
तो 14th सेंचुरी के जो लोग थे वो इन कॉइन्स पे ट्रस्ट नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही स्मार्ट थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी। वो अपने सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स को तो सेव कर लेते थे, और जो भी अपना टैक्स पे करना होता था ना, वो इसी टोकन करेंसी से पे करते थे। This cheap currency could also be counterfeited easily. Counterfeit होता है मतलब एक तरह से जाली उसका वो बना लेना। लिख लो यहाँ से। काउंटरफिट मतलब देखो जाली, नकली, प्रतिलिपि के रूप में। नॉट जेन्युइन मतलब जेन्युइन नहीं है, बट कॉपीड सो दैट इट लुक्स लाइक द रियल थिंग। मतलब रियल नहीं है वो, उसको कॉपी कर लिया कि उसके जैसा ही हो जाए। जैसे नोट्स को नहीं कर लेते अभी, जैसे 100 के जो वो नकली नोट बना लेते हैं, ठीक है, उसको काउंटरफिट बोलते हैं। काउंटरफिट मतलब किसी की भी कॉपी कर लेना, उसके जैसा ही लगे। जैसे 100 का नोट ऐसे कैसे 100 का नोट बना देना सेम टू सेम उसके जैसा ही लग रहा है एकदम, बट वो जाली नोट है, नकली नोट है, तो वो काउंटरफिट बोलते हैं उसको। तो दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड इजिली। काउंटरफिटेड देख लो, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सौरभ, और थर्ड फॉर्म भी काउंटरफिटेड। बट यहाँ पे है, ठीक है, काउंटर फीट, काउंटर फिटेड, काउंटर फिटेड। तो दिस चीप करेंसी, ये जो चीप करेंसी थी, इसको मतलब इजीली, इसको मतलब एक तरह से लोग जाली भी बना लेते थे, ऐसा भी था। मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो एक फेलियर रहा। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो सक्सेसफुल था अलाउद्दीन का तो, बट इसका जो शासन करने का जो तरीका था वो क्या रहा, फेलियर रहा। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कंट्रोल और मैनेज करने का जो तरीका था वो फेलियर रहा। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। इसका जो कैंपेन था कश्मीर के अंदर वो मतलब एक डिजास्टर, मतलब पूरा विनाश, मतलब बेकार था एकदम। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसोशियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। तो उसने गिव अप कर दिया। गिव अप था ना, गिव अप होता है फर्स्ट फॉर्म में अपन गिव अप बोलते हैं, तो गिव अप ये इसका पास्ट में गेव अप। तो उसने गेव अप कर दिया मतलब त्याग दिया, प्लान छोड़ दिया कि मतलब मुझे इन पे आक्रमण नहीं करना है। he then gave up his plans to invade, मतलब इस इन लोगों पे मुझे अटैक नहीं करना, मंगोल्स पे, and disbanded his large army। और अपनी लार्ज आर्मी को उसने डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड का भी यहाँ से लिखो। डिसबैंड कर देना मीन्स टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज अ ग्रुप, टू सेपरेट, विघटित हो जाना या कर देना, अलग अलग हो जाना या कर देना, मतलब सेपरेट कर देना, मतलब टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज अ ग्रुप। जो जिस इसने ग्रुप में जो बना रखा था आर्मी का उसको मतलब डिसबैंड कर दिया, मतलब ब्रेकअप कर दिया, उसको तोड़ दिया। ब्रेकअप और कॉज टू ब्रेकअप विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था उनका सोल्जर्स का, उसको ब्रेकअप कर दिया, मतलब एक तरह से स्कैटर, डिसॉल्व, डीमोबिलाइज, सेपरेट, डिस्पर्स, ब्रेकअप। कि अब आक्रमण तो करना नहीं है, तो डिसबैंडेड इज लार्ज आर्मी को भी इसने डिसबैंड कर दिया, सेपरेट कर दिया या ब्रेकअप कर दिया, इस तरह से, ठीक है। मीन वाइल उसी टाइम पे क्या हो रहा था, और हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो शासन करने का जो तरीका था उसने मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी। कॉम्प्लिकेशंस मतलब एक तरह से समस्याएं क्रिएट कर दी। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रीसेंट। जो लोगों को दौलताबाद शिफ्ट कर रहा था ना, तो लोगों ने मतलब रीसेंट करना मतलब वो एक तरह से ना मानना, कोई अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता ना ऐसे। वो लोग इस चीज से मतलब गुस्सा थे। टू फील एंग्री अबाउट समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज अनफेयर। तो जो लोग थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से क्रोध दिखाया, नाराजगी दिखाई कि हम लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो टू फील एंग्री अबाउट समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज अनफेयर, किसी चीज के बारे में गुस्सा होना, ये मतलब ये सोच के कि ये अनफेयर हो रहा है आपके साथ में, इसलिए अनुचित प्रतीत होने के कारण किसी बात का बुरा मानना या उस पर नाराज होना। आई रिसेंट हिज क्रिटिसिज्म,
ललिता bitterly resented being treated differently from the man. तो resent मतलब feel angry. Resent. Resent means to feel angry about something because you think it is unfair. किसी चीज पे गुस्सा होना, feel bitterness or indignation at a circumstance, action or person. Feel bitterness मतलब वही कड़वापन या फिर गुस्सा होना. कोई अनफेयर चीज होती, जैसे इनको इनके घरों से निकाला जा रहा था, शिफ्ट किया जा रहा था, तो इन लोगों को एक तरह से मतलब नाराजगी थी, गुस्सा थे. द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रीसेंटेड मतलब ये नाराजगी जताई लोगों ने बहुत ज्यादा. द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फैमिन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रेबेलियन. तो इसने टैक्स रेज किए, एक तो टैक्स बढ़ा दिए, और जो फेमाइन हुआ था वहां पे, जो मतलब अकाल पड़ गया था गंगा यमुना वाले बेल्ट के अंदर, अकाल जो पड़ गया था, उसको मतलब विरोध किया लोगों ने बहुत ज्यादा. लेड टू वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ही बड़ी जगह पे एक तरह से मतलब फैल गया जो विरोध, विद्रोह था. रिबेलियन मीन्स विद्रोह करना किसी का, लोगों ने विद्रोह कर दिया. एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और फिर फाइनली मतलब टोकन करेंसी को ही लाया गया वापस, क्योंकि फिर लोगों के पास अकाल पड़ गया ना, पैसे नहीं थे, तो इसका फेलियर रहा ये. अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब फेमाइन तो नहीं किया था ना इसने, जैसे फेमीन तो नहीं हुआ था इसके राज्य में, मतलब इसने अकाल, ड्रॉट, इस तरह से कुछ नहीं हुआ था ना, सूखा पड़ना या फिर खान अकाल पड़ जाना, खाने पीने की समस्या, ये तो नहीं हुई थी. एटलीस्ट यहाँ पे लोगों के साथ इसने ऐसे किया, तो लोगों ने ही फिर रिबेलियन कर दिया, उन्होंने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया. In this list of Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. एक तो conceive का भी लिख लो, सॉरी. कंसीव कर लेना, जैसे कि कोई किसी चीज को पा लेने के लिए यूज होता है, फिर भी जैसे टू थिंक ऑफ एन न्यू आइडिया और प्लान, नया विचार आना या नई योजना के बारे में सोचना, किसी नए आइडिया या प्लान के बारे में थिंक करना, सोचना. ही कंसीव्ड द आइडिया फॉर द नोवेल ड्यूरिंग हिज जर्नी थ्रू इंडिया. वो इंडिया में जब जर्नी कर रहा था तो उसके दिमाग में आइडिया आया नोवेल के बारे में, मतलब उसने सोचा कि वो नोवेल लिखेगा या फिर इंडिया पे नोवेल लिखेगा, इस तरह से उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया. टू थिंक अबाउट somebody समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, टू इमेजिन, किसी के विषय में विशेष प्रकार से सोचना, कल्पना करना. ही स्टार्टेड टू कंसीव ऑफ द वर्ल्ड एज अ डेंजरस प्लेस, मतलब वो सोचने लगा कि जो वर्ल्ड है, संसार है, वो एक डेंजरस प्लेस है. टू थिंक अबाउट somebody समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी के बारे में इमेजिन करना या सोचना, किसी के विषय में विशेष प्रकार से सोचना या कल्पना करना किसी के लिए. तो मतलब टू थिंक, ये ध्यान रख लो. टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया मतलब सोचना एक तरह से किसी के बारे में. वो यहाँ पे क्या था, तुगलक्स मेजर वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स. ऑफेंसिव होता है जैसे देखो, जैसे ऑफेंडेड होता है किसी को बुरा लग जाना, तो अपन उसके लिए यूज करते हैं. तो यहाँ से देख के ऑफेंसिव मतलब अनप्लीजेंट, इंसल्टिंग कोई चीज है, अपमानजनक, अप्रिय. कि जैसे आई फेल्ट ऑफेंडेड, इस तरह से अपन बोलते हैं ना कि मुझे बहुत बुरा लगा, इंसल्टिंग लगा मुझे. ऑफेंसिव बिहेवियर, लैंग्वेज, रिमार्क. एक मिनट, सॉरी. ऑफेंसिव बिहेवियर, लैंग्वेज और रिमार्क मतलब
हाँ हेलो। हाँ, यूज्ड फॉर और कनेक्टेड विद अटैकिंग, आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त या आक्रमण विषयक, ऑफेंसिव वेपन, मिलिट्री अटैक, सेना आक्रमण, सैन्य आक्रमण। तो अनप्लीजेंट और इंसल्टिंग, एक तो ये है यूज्ड फॉर और कनेक्टेड विद अटैकिंग, मतलब अटैकिंग से कनेक्टेड, अटैकिंग से रिलेटेड, आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त या आक्रमण विषयक, आक्रमण से रिलेटेड एक तो, और एक अपमानजनक। ये तो अपने वाला यहाँ अगेन आक्रमण ही हो गया, मिलिट्री ऑफेंसिव या अपमानजनक। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे देखो, in this list of Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, as a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. मतलब हिस्ट्री में पहली बार, मतलब इसने ये बता रखा है कि मोहम्मद तुगलक का जो फेलियर है, इसके अंदर हम इस लिस्ट में, अपन ने लिस्ट देखी ना पूरी कि इसका फेलियर हो गया इसके एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वी समटाइम फॉरगेट, हम भूल जाते हैं कि पहली बार हिस्ट्री में, पहली बार जो दिल्ली सुल्तान है, इसने मतलब एक दिल्ली सुल्तान ने प्लान किया एक कैंपेन कि इनको कैप्चर करने के लिए, कि मंगोल टेरिटरी को मैं, मतलब जो मंगोल की जो ये जमीन है इसको मैं कैप्चर करूंगा, मतलब मेरा अधिकार कर लूंगा इनकी जमीन पे, कैप इनको हरा के। उसने एक प्लान किया, एटलीस्ट ऐसा सोचा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। तो अनलाइक अलाउद्दीन, अनलाइक मतलब ना कि इसकी तरह अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ने तो इन पे अटैक करने की नहीं सोची ना, कि इनको अटैक करके कैप्चर कर लूं मंगोल टेरिटरी को। अनलाइक अलाउद्दीन से डिफेंसिव मेजर्स, अलाउद्दीन ने सिर्फ डिफेंड, खुद को बचाया, डिफेंड किया खुद को। जैसे डिफेंड करते हैं ना अपन, अपन को कोई अटैक करता है तो अपन डिफेंड करते हैं कि अपन बचाते हैं अपने आप को। तो इसने सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने तो डिफेंसिव मेजर्स मतलब यूज किए सिर्फ, कि हमें हम बच जाए मतलब इनसे बस। बट मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वर कंसीव्ड एज पार्ट ऑफ अ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। तो मतलब मोहम्मद तुगलक ने जो ये किया, प्लान किया इनकी टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए, तो ये अब जो मिलिट्री के ऑफेंस ऑफेंस में था एक तरह से। जैसे मिलिट्री का जो अपमान हुआ जो भी, तो वो इसके अगेंस्ट में इसने मंगोल्स पे अटैक करने का सोचा। तो ये चीज इसकी मतलब सराहना की गई है इस चीज की। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, अब 15th और 16th सेंचुरी में टेक अ लुक एट टेबल वन अगेन, टेबल वन को वापस देखो, यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स, द सैयद एंड लोडी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 15। तुगलक के बाद देखो अपन ने किस किस के बारे में पढ़ लिया, टेबल को देख लेते हैं एक बार वापस अपन। पहले चौहान आए थे, राजपूत डायनेस्टीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया, तोमर और चौहान्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद ये तुर्किश रूलर आए थे, इल्तुतमिश और उसकी जो रजिया, उसकी जो डॉटर थी, इसके बारे में अपन ने पढ़ दिया। घियासुद्दीन बालबन, इन सब के बारे में पढ़ लिया। खिलजी के बारे में पढ़ लिया, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी में अपन ने मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ लिया। अब हम ये दो बचे हैं बस, ये साइद डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी, दो डायनेस्टी बची है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कितना है एक मिनट देख ले। अच्छा बस ये लास्ट है अपना। ठीक है, टेक अ लुक एट टेबल वन अगेन, टेबल वन को वापस से देखो। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स, तुगलक्स के बाद सैयद और जो लोडी डायनेस्टी थी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। सैयद डायनेस्टी ने दिल्ली पे रूल किया, राज किया, और लोडी डायनेस्टी ने आगरा पे 1526 तक, अंटिल मतलब इस टाइम तक। By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. तो अंटिल 1526 तक इन लोगों ने राज किया। बाय देन जौनपुर, मतलब उस टाइम फिर जौनपुर और जो बंगाल, मालवा, गुजरात,
राजस्थान, तब तक ये जो चीजें थी, मतलब ये जो जगह थी, और एंटायर साउथ इंडिया, पूरा साउथ इंडिया, इन पे सब पे इंडिपेंडेंट रूलर थे, मतलब सबके अपने अलग अलग रूलर थे। हु इस्टेब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट, मतलब इन्होंने एक तरह से फलता फूलता, मतलब सक्सेसफुल, अच्छा सा अपने स्टेट इन्होंने मतलब बनाया, और इनकी जो कैपिटल थी वो भी, फ्लोरिश करना मतलब फलना फूलना, सक्सेसफुल होना, बढ़ना, इसके लिए यूज किया जाता है फ्लोरिश। इसका लिख भी लो यहाँ से, फ्लोरिश। अरे वो फलना फूलना, सक्सेसफुल होना। देखो, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे, सशक्त होते जाना, फलना फूलना, सफलता की ओर अग्रसर होना, उन्नति करना, फ्लोरिशिंग बिजनेस, मतलब सफलता की ओर। तो इन्होंने जो जो स्टेट थे, क्या लिखा है इसने, जो स्टेट्स थे, इन सब पे फिर इंडिपेंडेंट रूलर्स आ गए थे। जैसे पहले तो पूरे को इन्होंने वो दिल्ली सुल्तान ने पूरे को ले रखा था ना अपने कंट्रोल में, जितना मतलब वो ले सकता था उसने उसना उतना सारा अपने कंट्रोल में ले रखा था दिल्ली सुल्तान ने। लेकिन फिर बाद में, बाय देन, फिर जब तक क्या हुआ, जौनापुर, बंगाल और मालवा, ये सब इनके क्या थे, अभी लिख लो, रुको एक बार यहाँ। बाय देन का मतलब होता है जैसे उस समय तक, तो बाय देन यहाँ से, means the action will not be continuous action, it will be an action for a specific movement, and it can be done at any time from now to until then. For example, the party is at 10 p.m. I will get drunk by 10. मतलब पार्टी क्या है, 10 पीएम पे है, लेकिन आई विल गेट ड्रंक बाय देन, मतलब जब तक तो मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ ऐसे। तो बाय देन जौनापुर, बंगाल, तो उस टाइम तक क्या था, ये सब इंडिपेंडेंट रूलर थे, इनके ऊपर इंडिपेंडेंट जो राजा थे वो थे, मतलब उन राजाओं का किसी कोई ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था राजाओं को। तो इंडिपेंडेंट रूलर थे इन सभी जगह के, ठीक है। हु इस्टेब्लिश, तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, फ्लोरिशिंग स्टेट, फ्लोरिशिंग मतलब फलता फूलता है अपना, अच्छा सा सक्सेसफुल स्टेट इन्होंने अपना स्थापित कर लिया, एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स, और उन स्टेट्स की कैपिटल, प्रॉस्पेरस का मतलब भी यही होता है किसी चीज का, और अपना जो इनका कैपिटल था वो भी सक्सेसफुल और फलता फूलता कैपिटल, सक्सेसफुल, धनी और सफल, मतलब अपना जो इनका कैपिटल और स्टेट इन्होंने अपना स्टैब्लिश कर लिया, rich or successful capital or states. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. तो इस टाइम में क्या हुआ था, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमरजेंस ऑफ नए रूलिंग ग्रुप्स आ गए थे, जैसे कि अफगान्स लोग आ गए थे और राजपूत्स आ गए थे इस टाइम पे। सम ऑफ some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. तो कुछ जो स्टेट थे वो ऐसे स्टैब्लिश हुए, मतलब इस तरह के स्टेट थे जो बहुत ही स्मॉल थे बट पावरफुल, लेकिन बहुत पावरफुल थे, और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड, और वेल एडमिनिस्टर्ड थे, मतलब अच्छे से वहां का मैनेजमेंट और जो भी कंट्रोल था सब अच्छे से चल रहा था। शेर शाह 1540 से 1545 तक मतलब इसने रूल किया। शेर शाह सूद ने स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। तो इसने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, ये मैनेजर था एक स्मॉल टेरिटरी, मतलब छोटी सी जमीन का मैनेजर था ये, छोटे से एरिया का मैनेजर था, फॉर हिज अंकल इन बिहार। तो बिहार के अंदर मतलब अपने अंकल के लिए इसने मतलब यही वहां का मैनेजर बना बिहार में।
and eventually challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. और अंत में इसने क्या किया? इवेंचुअली मतलब होता है एट द एंड, और इस तरह से यूज करते हैं इसका। भी लो यहाँ से, इन द एंड और फाइनली मतलब अंत में, लास्ट में क्या किया? जैसे ही इवेंचुअली, फाइनली भी इसका सिमिलर है, देखो। ही इवेंचुअली मैनेज्ड टू परसुएड हिज पेरेंट्स टू लेट हिम बाय अ मोटर बाइक। मतलब अंत में उसने अपने पेरेंट्स को परसुएड कर लेना, मतलब मना लेना, मैनेज कर लिया अपने पेरेंट्स को मनाने मनाने में, मतलब वो सफल हो गया, और कि उसको बाइक खरीदते। इवेंचुअली मतलब इन द एंड, अंत में उसने अपने पेरेंट्स को परसुएड कर लिया, मना लिया, मनाने में वो सफल हो गया। तो इवेंचुअली क्या हुआ? हाँ थे, हाँ। शेरशाह सूरी स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। तो बिहार में ये इसने स्मॉल टेरिटरी का मैनेजर था शेरशाह सूरी। फिर इसने अंत में क्या किया? इवेंचुअली चैलेंज्ड, एंड इसने चैलेंज किया किसको? मुगल एम्परर हुमायूं को। हुमायूं को चैलेंज किया इसने और उसको हरा भी दिया। इन 40 और ये टाइम शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली। तो शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया हुमायूं को हरा के, एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। और इसने अपनी खुद की डायनेस्टी वहां पे स्टैब्लिश कर ली, स्थापित कर ली, खुद का जो वंश था वो इसने वहां पे स्थापित कर लिया। Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, जो सूर का जो वंश था इन्होंने 15 सालों तक राज करा, 1540 से 1555 तक। It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Efficient मतलब किसी को एक तरह से बहुत अच्छा बना देना, efficient बना देना। जैसे efficient worker, कि he is very efficient in his work, कि ये जो है ये बहुत efficient है, ये इंसान या ये मशीन है बहुत ही efficient है, तो इसके लिए यूज करते हैं अपन efficient। मतलब देखो इसका भी लिख लो यहाँ से, able to work well without making mistakes and wasting time or energy। मतलब बिना गलतियां किए अथवा समय एवं ऊर्जा का व्यय किए ही अच्छी तरह काम करने में समर्थ, कार्य कुशल। ये शॉर्ट में ये लिख सकते हो, कार्य कुशल मतलब काम करने में बहुत ही एफिशिएंट है। किसी इंसान के लिए भी हम यूज करते हैं, मशीन्स के लिए भी यूज करते हैं कि ये मशीन बहुत एफिशिएंट है। जैसे देखो, आवर सेक्रेटरी इज वेरी एफिशिएंट। हमारा जो सेक्रेटरी है वो बहुत ही एफिशिएंट है, मतलब वो काम को बहुत ही अच्छे से करता है, बिना मिस्टेक किए, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एनर्जी को वेस्ट किए। या फिर हम मशीन के लिए भी यूज करते हैं। यू मस्ट फाइंड अ मोर एफिशिएंट वे फॉर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम। आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज मतलब और भी ज्यादा एफिशिएंट वे में अपने समय को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो कि इस समय मैं ये करूंगा, इस समय मैं ये करूंगा, इस तरीके से अपने टाइम का मैनेजमेंट या टाइम को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और भी एफिशिएंट वे में। तो एबल टू वर्क वेल विदाउट मेकिंग मिस्टेक, वेस्टिंग टाइम और एनर्जी, बिना मिस्टेक किए कार्य कुशल, मतलब बिना गलतियां किए अथवा समय ऊर्जा का व्यय किए अच्छी तरह काम करने में समर्थ। ठीक है, तो कहाँ थे अभी हम? और डायनेस्टी का भी चलो लिख लो, मैंने दिखाया नहीं ना तुम्हें, यहाँ से तो लिख लो। डायनेस्टी मतलब होता है वंश, होता है उसी को होता है डायनेस्टी। देखो, वंश या राजवंश, गुप्ता डायनेस्टी इन इंडिया, अ सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली। वो रूलर्स, वो शासक, वो राजा जो एक ही फैमिली से हो, जैसे राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस तरीके से एक ही परिवार में जन्मे शासकों की श्रेणी वंश परंपरा राजवंश डायनेस्टी। ठीक है, तो हाँ यहाँ थे हम। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स तक, सूर डायनेस्टी ने मतलब राज किया, जो सूर का जो वंश था उसने 15 ईयर्स तक वहां राज किया। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी।
तो इसने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करा, मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करा जिसके अंदर ये लोग बोरो करते थे। बोरो मतलब उधार लेना किसी से। तो अलाउद्दीन खलजी से ये लोग चीजें उधार लेते थे एंड मेड देम मोर एफिशिएंट, और उन चीजों को और एफिशिएंट बना देते थे। जैसे कोई भी पार्ट्स, सपोज किसी से लोहा खरीद लेना, कुछ चीज बोरो कर लेना, उधार ले लेना, और उसकी फिर मशीन बना लेना, मतलब उसको, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। बोरो करते थे एलिमेंट्स और उसको और भी एफिशिएंट तरीके से, मतलब और कुशल बना देते थे। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। अकबर ने भी इसी मॉडल को फॉलो किया। शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है सौरभ इसको, कि अकबर ने किसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसने फॉलो किया था, बनाया था। तो शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जो मैनेज करने का जो तरीका था, उसी को अकबर ने भी अपना लिया। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जो वो मुगल एम्पायर को मतलब कंसोलिडेट कर रहा था, मजबूत कर रहा था। कंसोलिडेट का भी लिख लो, यहाँ से भी लिख लो एक बार। मुगल एम्पायर को अपने को वो कंसोलिडेट करना, मतलब किसी को, बस ये इतना ही करेंगे आज अपन, कंसोलिडेट। एक फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड, किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना, उसके लिए टू बिकम और टू मेक योर पोजीशन ऑफ पावर फर्मर एंड स्ट्रॉन्गर सो दैट इट इज लाइकली टू कंटिन्यू, अपनी उसको पोजीशन को मतलब स्ट्रॉन्ग बना लेना एक तरह से, उसको हम कंसोलिडेट बोलते हैं। तो व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जब वो मुगल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसने शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन ही मतलब उसने फॉलो किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये अपन कल पढ़ लेंगे जो थोड़ा सा बचा है इसके बारे में। ठीक है, अभी अभिमन्यु को दे दो सौरभ।